हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल में आप सभी प्यारे भाइयों एवं दोस्तों को हार्दिक स्वागत है। एक बुक है जो कि खान सर का बहुत अच्छी बुक निकली है, जिसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस रेलवे का दिया हुआ है। 25 क्वेश्चंस का एक सेट है। सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे और एक दिन में 5 सेट हम कराएंगे और एक बार जो है मास्टर वीडियो देंगे, जो कि सारे क्वेश्चन का एक साथ इंक्लूड दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस में। वन क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सूची 1 मात्रा को सूची 2 इकाई से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखते हैं उच्च वेग। तो इसमें देखेंगे कि उच्च वेग का जो है ये इकाई कौन सा है। तो उच्च वेग का इकाई देखेंगे तो इसमें उच्च वेग का इकाई जो भी होगा उसको देखेंगे हम लोग। ये उच्च वेग का इकाई जो है मैक होगा। उसी तरह तरंगदैर्घ्य का क्या होगा इकाई, एंगस्ट्रॉम होगा। दाब का क्या होगा, पास्कल होगा। और ऊर्जा का जूल होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा सुमेलित हो रहा है, ऑप्शन कौन सा लग रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर मिलान करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, सी हो रहा है। क्या हो रहा है, सी हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन हो तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है डी होगा, यानी 20 केजी होगा। क्या होगा, 20 केजी होगा। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखेंगे, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। इसका आंसर बल की विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है, बल के विपरीत दिशा में होती है। बल के विपरीत दिशा में होती है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बॉयल्स के नियम का सूत्र क्या है। तो बॉयल्स का नियम का सूत्र जो होता है ना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p, यानी इसका क्या होगा आंसर, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p, यानी इसका आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है, सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 cm दूर एक बिंदु पर होता है। यदि 3 cm लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितना का बनाता है। तो इसमें कितना का बनाता है, 18 डिग्री का बनाता है। तो इसका आंसर सी होगा, 18 डिग्री का बनाता है। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। तो ध्वनि की अनुमानित गति जो है 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:3, 3p3 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3 है, आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। ये इसका आंसर जो है, इसका आंसर 2 यानी बी होगा। यानी कितना होगा, 33 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लवणों के संबंध में, यानी
लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। यानी एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो वो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? साल्ट फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। नेक्स्ट आंसर हम लोग देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? तो देखिए नोबेल गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो 18 में, यानी 18 में रखा गया है। तो इसका आंसर कितना होगा? 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। तो देखिए यह उत्तेकर्मणीय परिवर्तन है। देखिए यह उत्तेकर्मणीय परिवर्तन है। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। यह उत्तेकर्मणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसों है? यानी कौन से समूह का जो तत्व है वो रंगहीन है, स्वादहीन है और गंध रहित गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य समूह। क्या होगा इसका आंसर? शून्य समूह का। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य फिटकिरी है, यानी एलम क्या है? एलम का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो एलम का फॉर्मूला देखिए, एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब 24H2O। तो इसका आंसर 1 होगा। K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब 24H2O। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित नहीं है, इसका देखिए आंसर कौन सा होगा? देखिए एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, जिंक का कैलामाइन होता है और आयरन का हेमेटाइट होता है, लेकिन कॉपर का सिनेबार नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। इसका आंसर बी होगा। आइए अब देखेंगे प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कौन सा है? तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है ना, वो CO तथा N2 का मिश्रण होता है। CO तथा N2 का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं? CO तथा N2 का मिश्रण होता है। लेकिन वही वाटर गैस कहिएगा तो वाटर गैस का CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। CO प्लस H2 का मिश्रण होता है वाटर गैस। नेक्स्ट देखेंगे, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चट्टानों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसमें सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है? तो जाइलम। सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है? तो जाइलम आ जाएगा। इसका आंसर देखेंगे, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम निकालें। तो इसका सही क्रम हम लोग देखेंगे। इसका सही क्रम जो होता है, सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन होता है, फिर उसके बाद निष्कासन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परागन क्या है? परागन है यानी पोलिनेशन है। तो पोलिनेशन जो होता है ना, पराग कोश से स्टिग्मा तक का पराग का संचार जो करता है, पराग कोश से स्टिग्मा तक का पराग का संचार करता है, उसी को हम लोग परागन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। यानी परागन क्या है? पराग कोश से स्टिग्मा तक का पराग का संचार ही परागन कहलाता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं तो नम एवं छायादार आवासों में। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में। तो इसका आंसर कितना होगा? सी होगा। कौन सा होगा? इसका आंसर सी होगा, नम एवं छायादार आवासों में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट देखेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए, पहले उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है और उसके बाद अपघटक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। पहले उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। ये ऑप्शन नंबर गलत है। ये इसका प्रतिबंधित ढंग से होगा, लेकिन ये क्या दे रहा है? अप्रतिबंधित, यानी ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ये देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लिनक्स है। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है? निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है? तो देखिए, इसमें सुमेलित कराएंगे, क्या होगा? रेडियम का कौन सा होगा? मैडम क्यूरी होगा। रेडियम का क्या होगा? मैडम क्यूरी हो जाएगा। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एक्सरे का क्या हो जाएगा? एक्सरे का रोएंटजन हो जाएगा। और चेचक का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो क्या होगा इसका? ए का 2। तो इसमें देखेंगे कि ए का 2 और बी का 1 कौन सा है, यानी इस तरह हम लोग देखेंगे, ए का 2 और बी का 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अब फिर देखेंगे नेक्स्ट है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो इसमें क्या होगा? स्थिति और वेग के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे, सेल्सियस माप में कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या होगा इसका? 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे के देखेंगे हम लोग, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1.0003 होता है। 1.003 होता है। 1.0003 होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कूलम्ब्स का नियम क्या कहता है? तो देखिए, कूलम्ब्स का नियम जो होता है, यह क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कूलम्ब्स का नियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल देखिए, हीलियम गैस ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो कि यह गलत है। देखिए, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल बी सत्य होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो देखिए, इसमें सबसे बाहरी ऑर्बिट में बिस्मथ और इसे एएस और बीआई, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसको हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा।
उसी तरह देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा बनेगा। तो यह हमेशा क्या बनता है, यह जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होगा लिटमस विलियन, तो इसका रंग हमेशा लाल बनता है। क्या बनता है, लाल बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों का कौन तत्व डैश को हैलोजनों के साथ रखा गया है। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों के डैश हैलोजनों के साथ रखा गया है। तो इसमें देखेंगे कोबाल्ट और निकेल को। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है, यानी मैलिएबल आघात वर्ध धातु कौन सा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, अधिक आघात वर्ध धातु। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे लेखन पेंसिल में है, लेखन पेंसिल में क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। लेखन पेंसिल में क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे आदर्श गैस के समीकरण पीवी प्लस एनआरटी में निम्न में से कौन सा आर का गणितीय मान नहीं हो सकता है। तो देखिए गणितीय मान इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8.314 वायुमंडल मोल पर केल्विन, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, बाकी तीनों हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। वात्या भट्टी में किसमें आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। नेक्स्ट देखेंगे गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। देखिए तो गन पाउडर का जो मिश्रण होता है वो कौन कौन सा होता है। तो इसमें जो देखेंगे हम लोग चारकोल होता है, सल्फर होता है और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। गन पाउडर का मिश्रण जो है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो हुंगो डी ब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा, हुंगो डी ब्रिज के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, हुंगो डी ब्रिज। नेक्स्ट देखेंगे नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उनसे स्रावित रस के मिलान वाले सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प होगा। तो इसका विकल्प नंबर देखिए अमाशय। अमाशय क्या स्रावित करता है, तो अमाशय देखिए अमाशय जो होता है ना वो पित्तरस स्रावित करता है। अमाशय पित्तरस स्रावित करता है। उसके बाद देखेंगे यकृत। तो यकृत जो होता है ना, सॉरी अमाशय जो होता है ना वो जठरस स्रावित करता है। क्या करता है, जठरस स्रावित करता है। अमाशय जठरस स्रावित करता है। अमाशय वो जठरस स्रावित करता है। अमाशय जठरस स्रावित करता है। उसके बाद यकृत जो होता है ना वो यकृत पित्तरस स्रावित करता है। तो अमाशय जठरस स्रावित करता है, यकृत पित्तरस स्रावित करता है। उसके बाद जो है अग्नाशय जो है अग्नाशय रस स्रावित करता है। और छोटी आंत जो है आंत्रिय रस स्रावित करता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो देखेंगे कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्वेश्चंस जो है पूरा नहीं दिया गया है, इसका अधूरा सीधा ऑप्शन दे दिया गया है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बदले में देखेंगे पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा के माध्यम से होता है। इसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालैमिन होता है। विटामिन B12 का कोबालैमिन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B12 का कोबालैमिन हो जाएगा। नियासिन देखेंगे B1 का थायमिन हो जाता है। इसी तरह जो है नेक्स्ट देखेंगे लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होता है। लैक्टोबैसिलस नामक एक सूक्ष्म जीव क्या होता है,
तो ये क्या होता है, जीवाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का। किसका बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है वायरस। देखिए एनजीटी का पूर्ण रूप, यानी एनजीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है एनजीटी का फुल फॉर्म? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है एनजीटी का फुल फॉर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह इलेक्ट्रिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? कौन सा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है? तो वह कौन सा है? तो कंप्यूटर है। इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिनक्स भी होगा, मैक्स ओएस भी होगा, यूनिक्स भी होगा, एसक्यूएल नहीं है। कौन सा नहीं है? एसक्यूएल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C घोतक है, यानी C किसका घोतक है? तो C जो होता है ना वह प्रकाश की गति का है। किसका है? तो प्रकाश की गति का है। C किसका घोतक है? तो प्रकाश की गति का है। C जो है प्रकाश की गति का है। इसी तरह देखेंगे, स्थिर या गतिज अवस्था का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? यानी स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु की प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 120 जूल। क्या हो जाएगा? 120 जूल। नीचे एक कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभी कथन देखेंगे, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है। लोहे गर्मियों में फैलता है, ये भी सही है। यानी अब कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। ये गलत है लेकिन आर सही है, नहीं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसके द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है और बड़ा होता है। क्या होता है? जो निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो ये दे रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती अगर पूछ रहा है तो यह प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो प्रतिरोध का होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में प्रतिरोध है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो होता है ना हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है और प्रकाश जो होता है ना वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्षार जो होता है ना जल में H+ आयन निर्मित करते हैं। क्षार जो होता है ना जल में क्षार जो होता है ना जल में क्या निर्मित करते हैं?
क्षार जो होता है जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, यानी इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ये। नेक्स्ट देखेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या सही नहीं है। तो एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अणुवृद्धि या उससे हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, यही गलत है। क्या हो जाएगा? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है, ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5 होता है। 0.1 से 1.5 होता है स्टील में कार्बन का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्रेयॉन 12 का सूत्र क्या होता है। फ्रेयॉन 12 का सूत्र क्या है? तो फ्रेयॉन 12 का सूत्र जो होता है CF2Cl2 होता है। CF2Cl2 फ्रेयॉन 12 का सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघन से बनता है। यानी किसके किसके संघन से बैकेलाइट बनता है। तो बैकेलाइट हमेशा जो है ना यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के संयोजन से बनता है। यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के संयोजन से बैकेलाइट बनता है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? तो पेट्रोलियम जो होगा ना हमेशा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होगा। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन के, यानी सी हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करने वाला घटक कौन सा है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला घटक क्लोरोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक पादप जिसका जीन प्रारूप AABBCC है में स्वपरागन होने पर F2PD का लक्षण प्रारूप क्या है। देखिए F2PD का लक्षण प्रारूप हमेशा पूछेगा तो इसका हमेशा B मारिएगा, यानी 3:1 मारिएगा। F2PD का जो लक्षण प्रारूप होता है वो 3:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दें। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा इसके साथ मिल रहा है, इसमें हम मिलान करेंगे। तो मिलान करना है हमको, यानी तो इसमें देखेंगे कि उरोस्थी यानी ब्रेस्ट बोन। तो ब्रेस्ट बोन जो होता है ना वो किस में होता है? तो एस्टर्नम। ब्रेस्ट बोन जो होता है एक एस्टर्नम से ही मिलता है। सारे ब्रेस्ट बोन जो होता है, जितने भी ब्रेस्ट बोन होता है एक एस्टर्नम से आकर के मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे कॉलर बोन। तो कॉलर बोन जो होता है ना, कॉलर बोन का हो जाएगा, ये जो है ना कॉलर बोन जो है ना क्लेविकल में होता है। कॉलर बोन क्या होता है? क्लेविकल में होता है। कॉलर बोन क्या होता है? क्लेविकल में होता है, ये हो जाएगा क्लेविकल में। जानू फ्लग यानी नी कैप जो है ना, नी कैप जो होता है वो एस्केपुला। नी कैप जो होता है ना वो जो है हमेशा पटेला में होता है। नी कैप कहाँ होता है? पटेला में होता है। नी कैप पटेला, यानी जो जांग के नीचे जो होता है ना उसी को हम लोग क्या होता है? नी कैप पटेला में होता है, ये हो जाएगा। अच्छा, स्कंद फलक यानी शोल्डर ब्लेड स्केपुला में होता है। दोनों हाथ जहाँ पीछे में जो शोल्डर के पास मिलते हैं उसको हम लोग स्केपुला बोलते हैं। तो स्कंद फलक कहाँ होता है? स्केपुला में होता है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी होगा। आइए आप देखते हैं,
पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन सा है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन सा है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है ना, वो जल होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट होता है। जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट होता है। जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसको ये देखेंगे, स्कर्वी, मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मसूड़े में खून आना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग की कौन सा तकनीक का प्रयोग करता है? तो वह तकनीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो ये जो है ना, हमेशा आरबीसी की कमी के कारण होती है। यह आरबीसी की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन ऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षिक योगदान क्या है? तो इसमें देखेंगे कि इसका अपेक्षिक योगदान क्या है। तो अपेक्षिक योगदान इसका हम लोग देखेंगे कि कौन सा है। तो इसका हमेशा जो है ना, इसमें CO2 ग्रेटर होता है। तो देख लेंगे कि इसमें CO2 और मीथेन ये सबसे ज़्यादा ग्रेटर होता है। तो देखिए CO2 ज़्यादा है, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद N2O है और CFC हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है? देखिए, इनपुट डिवाइस भी होता है, इनपुट यूनिट होता है, ये तो घटक है। उसके बाद आउटपुट यूनिट भी होता है, ये भी घटक है। मेमोरी यूनिट होता है, ये भी घटक है, लेकिन बेसिक यूनिट नहीं होता। तो यही जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। BIOS का क्या कार्य है? BIOS का कार्य पूछा जा रहा है। तो BIOS का कार्य जो होता है वो सिस्टम हार्डवेयर पुर्जे को प्रारंभ करना होता है। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना होता है। BIOS का कार्य सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सुमेलित कीजिए। देखिए, यह सुमेलित करना है, इसकी खोज किसने किया था? तो देखिए, इसमें देखेंगे हम लोग रेडियो की खोज सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? रेडियो। टाइपराइटर का खोज देखिए, टाइपराइटर का खोज सोल्स ने किया था। टाइपराइटर का खोज किसने किया था? सोल्स ने किया था। टाइपराइटर की खोज सोल्स ने किया था। एक्स किरण, ये तो सबको याद है, रोएंटजन ने किए थे। रेडियो को मार्कोनी ने किए थे। और सेफ्टी लैंप को हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप को किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। तो इसमें देख मिलान करेंगे, यानी कौन सा आंसर होगा? तो 2, 3, 4, 1 देखेंगे। 2, 3, 4, 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए, उस पिंड का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, इसका 10 kg होगा। क्या होगा? 10 kg होगा। सारे न्यूमेरिकल का एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सबका सॉल्यूशन देंगे। इसमें कुछ जगह का अभाव होता है जिसके कारण नहीं दे पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये तो सही है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, बांध के जल में गतिज ऊर्जा तो नहीं होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? तो इसका हमेशा क्या होता है?
80,000 कैलोरी होता है। क्या होता है? 80,000 कैलोरी होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, बड़ा छोटा जो प्रतीत होता है ना, वो अपवर्तन के कारण, प्रतीत होना ही वो अपवर्तन कहलाता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो देखेंगे इसमें अपवर्तन क्या है, तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत वाहक बल का मान जो पूछा जा रहा है ना, ई बराबर हो जाएगा W/Q होता है। क्या होता है? ई बराबर W/Q होता है विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट देखेंगे, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका हमेशा जो है ना, संस्वरण द्विभुज यानी ट्यूनिक फॉर्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संस्वरण द्विभुज और ट्यूनिक फॉर्क बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है और निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा स्प्रिंग तुला को रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका देखिए, सबसे कम भार दिखाएगी, यानी सबसे कम भार में जब देखिएगा हम लोग, तो इसका देखिए, जब वो पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, तो वो क्या होगा? सबसे कम भार दिखाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। देखिए, इसमें क्या लिखना है? न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना है। तो देखिए, क्या होता है ना कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड से सूचित करते हैं। तो जेड बराबर होता है पी, अब बराबर होता है ई। जब पे बोला जाता है जेड बराबर पी बराबर ई, जितना एटॉमिक नंबर यानी जितना परमाणु संख्या बराबर जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें देखना यही है कि इसमें क्या है, ये इसमें कितने होगा? 9 प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है, और 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 9 प्रोटॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स और 10 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसमें जो है 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्तंभ ए के पदों को स्तंभ बी के पदों से मिलान कीजिए। स्तंभ ए के पदों को स्तंभ बी के पदों से मिलान कीजिए। इसमें देखना है सिरका। सिरका में क्या होता है? तो सिरका में हमेशा एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में क्या होता है? संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। यानी क्या देखना है? 3, 4, 3, 4, 1, 2 देखेंगे कि 3, 4, 1, 2 किस में है? 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, आगे देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या किस प्रकार की गई है? आधुनिक आवर्त सारणी जब पूछेगा तो इसके में तत्वों की व्याख्या जो है हमेशा परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था जो है हमेशा उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया है। कैसे किया गया है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाँ, भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक नहीं, क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है ना, जिंक जो है टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक क्या हो जाता है? टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसकी परत टीन की परत लगाई जाती है और जिंक की नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आग को बुझाता है। आग को कौन सा
बुझाता है। तो आग को बुझाने वाला जो होता है वो CO2 होता है। कौन सा होता है? CO2 होता है। आग को बुझाता है CO2। नेक्स्ट देखेंगे, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणुक अणु के लिए क्या सही है? तो इसमें जो है अणु की माध्य जो होता है ना, वो स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। अणु की माध्य जो होता है स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के परम ताप के समानुपाती होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हाफ हट जाएगा, यानी 2 से जब गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जिप्सम का सूत्र हो जाएगा, यानी CaSO4 2H2O वो जिप्सम का हो जाएगा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो कौन कौन सा है? रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होने वाला कौन कौन सा जो है 3 तत्व है? तो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो कि NPK बोला जाता है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देखिएगा जो खाद उद के बोरा पे लिखा हुआ रहता है NPK। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बागवानी की एक शाखा, डैश बागवानी की एक शाखा, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है, ये क्या कहलाता है? तो देखिए यह हमारे समझ से जो है इसका आंसर जो है पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर होगा। क्या होगा? फ्लोरिकल्चर होगा। जो बागवानी से संबंधित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में CO2 अनुमानित मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में CO2 का अनुमानित मात्रा जो होता है ना वो 400 होता है। अनुमान इन ppm में कितना होता है? 400 होता है। वायुमंडल में CO2 का अनुमानित मात्रा कितनी होती है? तो 400 होती है। ppm में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यह विचार की गई कि प्रजातियों का विकास उनकी परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार की गई कि नई प्रजातियों का विकास जो है उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो इसका आंसर हमेशा उत्तर परिवर्तन होगा। क्या होगा? उत्तर परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, उत्तर परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूहों में परागण होता है? निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? तब परागण जो पूछा जाएगा ना वो इसका आवृत्त बीजी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्त बीजी। उसी तरह के देखेंगे, पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया? पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया? तो ये निषेचन के बिना फलों का विकास जो होता है ना उसी को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन के बिना फलों का विकास जो होता है उसको हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और देखेंगे, मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। देखिए मलेरिया से को किससे प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है? तो मलेरिया को ठीक करने का सिंकोना एक वृक्ष होता है, उसी से ठीक किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर देखेंगे, किस विटामिन कमी के कारण प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है? तो प्रणाशी जो पूछा जाएगा रक्त अल्पता, तो इसमें हम विटामिन देंगे विटामिन B12 के कारण। किस विटामिन के कारण? विटामिन B12, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर अपनी शक्ति हमेशा उपरोक्त सभी से प्राप्त करता है, अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से और उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से हो जाएगा। उसमें शुद्धता भी होना चाहिए, कंप्यूटर की स्पीड भी होनी चाहिए और स्मरण शक्ति यानी स्मृति भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस जहाँ भी आएगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर इंटरफेस हार्डवेयर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब का SI मात्रक क्या है। दाब का SI मात्रक जो होता है वो पास्कल होगा। दाब का SI मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा। दाब का SI मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा। दाब का SI मात्रक पास्कल होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। तो ये इस परिस्थिति का व्याख्या जो होता है ना, वो हमेशा न्यूटन के गति का प्रथम नियम करेगा। कौन सा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम करेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो वह किस निकाय पर कार्य हो रहा है, यानी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखेंगे, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा। जब दो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स टेम्परेचर वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो मिश्रण का ताप इसमें देखेंगे तो अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु से अधिक होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो यानी वस्तु जो है उत्तल लेंस के F1 और ऑप्टिकल सेंटर के मध्य होगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर का मध्य होगा, उस पर क्या होता है, अभिवर्धित, आभासी और सीधा होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि विशिष्ट पर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 × 10⁸ जूल है तो इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। इसकी इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो इकाइयों में इसकी ऊर्जा जो है 250 इकाई होगी। कितना होगी, 250 इकाई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति क्या होगी। तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति पूछा जा रहा है तो इसकी तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति जो होगा वह 17,000 हर्ज होगा। कितना होगा, 17,000 हर्ज होगा। यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है, यानी क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे तो 2 8 18 8, यानी 2 8 18 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से क्या क्षार है, क्षार जब पूछा जा रहा है, इनमें से क्या क्षार है, तो इसमें से जो क्षार जो पूछा जा रहा है, क्षार जो होगा इसमें NaOH हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। NaOH क्या होगा, क्षार होगा, इसमें NaOH क्षार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इसमें जो सही पूछा जा रहा है तो इसमें हम लोग देखेंगे सबको कि कौन सा सही है। इसमें अगर सही के रूप में देखेंगे, दूसरे समूह के तत्व को क्षार धातु कहा जाता है। नहीं भाई, ये तो गलत है, ये गलत है। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, यह भी गलत है। 17वें समूह के तत्व का हैलोजन कहा जाता है, ये सही है। 17वें समूह के तत्व को क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, बेस और वाटर का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कांसा किसकी मिश्रण है। कांसा जो होता है ना वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसकी मिश्रण है, तो तांबा और टीन की मिश्रण है। नेक्स्ट देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उसे क्या कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं।
असंतृप्त जब पूछेगा तो उसको हम लोग अल्केन कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? कृत्रिम रेशा जब पूछेगा तो रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ज्वलनशील प्राकृतिक गैस जब पूछेगा, ज्वलनशील प्राकृतिक गैस, तो इसमें हमारे समझ से इसका जो हो जाएगा मीथेन आंसर हो जाएगा। ज्वलनशील प्राकृतिक गैस मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज अगर देखेंगे तो ये ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवाणु की खोज। किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवाणु की खोज। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? जब बाह्य परत पूछेगा, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। बाह्य परत को हम लोग, त्वचा की बाह्य परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? तो स्वाद कलिकाएं जो पूछा जाएगा तो इसमें 2000 से 8000 के बीच होती है। कितनी होती है? 2000 से 8000 के बीच होती है स्वाद कलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित नहीं है तो इसमें देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए की खोज किसने किया था? मैकुलन ने। ये तो सही है। विटामिन बी मैकुलन। विटामिन सी जेम्स लिंड, यह भी सही है। विटामिन डी ये गलत है, ये पार्लर ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से मिलान करें। निम्न का मिलान करें, इसमें मिलान करना मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद जो एक तरह का जो है बीमारी है वो किस शरीर के किस अंग में होता है? तो वो आँख में होता है मोतियाबिंद। पीलिया कहाँ होता है? यह यकृत में होता है। मधुमेह, यह क्या होता है? मधुमेह जो होता है हमेशा क्या होता है? मधुमेह में हमेशा जो है ये मधुमेह हमेशा क्या होता है? पाचन ग्रंथि में होता है। मधुमेह हमेशा क्या होता है? पाचन ग्रंथि में होता है मधुमेह। और एस्टोमेटाइटिस कहाँ होता है? तो ये क्या होता है? एस्टोमेटाइटिस जीभ में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी मिल रहा है, यानी 2 3 4 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट देखेंगे, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो इसमें 2 अंग जो है आवश्यक होता है, जो कौन कौन सा है? पुंकेसर होगा और स्त्री केसर होगा। क्या कौन कौन सा अंग होता है? प्रजनन के लिए 2 अंग जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें जो है मिलान करेंगे कि कौन सा है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये कहाँ है? जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। और ताल छापर ये उदयपुर में है। ताल छापर कहाँ है? उदयपुर में है। ताल छापर जो है चूरू में है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। ताल छापर चूरू में हो जाएगा। ताल छापर चूरू में। फुलवारी की नाल यह उदयपुर में है। और बंद बारेठा कहाँ पड़ता है? बंद बारेठा जो है भरतपुर में पड़ता है। भरतपुर में है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 4 और 1 2। 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म कौन सा है? लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म पूछा जा रहा है। तो इसमें लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म देखिएगा गार्डन लिजार्ड, जो मैक्सिकज प्राणी, यही जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सेलेरॉन और पेंटियस और कोर क्रम प्रारूप क्या होगा? कोर क्रम प्रारूप इसका जो है कंप्यूटर प्रोसेसर के, यह एक कोर होता है कंप्यूटर प्रोसेसर का, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप जो होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस का पूर्ण रूप हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बस समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर 6 से 10 तक का ही फिर सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।